Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of chemistry. तो सभी प्यारी छोटी भाई बहनों का स्वागत करता हूं मैं इस केमिस्ट्री की अमेजिंग क्लास में। आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? आज मैं आप सभी प्यारी भाई बहनों को बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के 2 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको 1 से लेकर 5 नंबर चैप्टर तक, यानी कि विलियन चैप्टर, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डीएनए ब्लॉक और उपसह संयोजी यौगिक, मैं आपको पांचों चैप्टर से 2-2 नंबर वाले पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा। और हाँ, मैं इस चीज़ का वादा करूंगा आपसे कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा वो बोर्ड 2026 में आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, समझाना। तो आइए बिल्कुल बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर मुझसे पूछोगे कि भैया क्या लेक्चर वाइज या चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं चलेंगी, तो प्यारे भाई बहन मैं आपके लिए बिल्कुल क्लासेस को शेड्यूल कर रहा हूँ 1 सितंबर से, यानी कि 1 सितंबर से मैं आपके लिए वन शॉट क्लास लाऊंगा। सच बता रहा हूँ, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स के द्वारा वो क्लास बनाऊंगा। उन क्लास को बनाने के लिए एक वन शॉट जो होगा वो 1 घंटे का होगा और 1 घंटे के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो होगा वो पूरे चैप्टर का जो आपका सिलेबस होगा एक चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मेरे में जितनी हिम्मत है, ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा से पढ़ाऊंगा। सच बता रहा हूँ, आपको टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी, और वो बना के रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। 2 महीने का हमारा वन शॉट सीरीज चलेगी और आपको बिल्कुल तैयार रहना है। 2 महीने बिल्कुल कमर कस के तैयार रहना है कि 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस वन शॉट के द्वारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको करना है? आपको व्हाइट बोर्ड को हटवाने में मेरी मदद करनी है और सभी लोग मिलकर स्मार्ट बोर्ड खरीदेंगे और आपको धुआंधार आपको स्मार्ट स्टडी कराएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। और हाँ, प्यारे बहनों में आप प्यारी बहनें, प्यारे भैया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लेना, कॉपी पे लिख लेना, ताकि ये क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करने में काम आए। बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इनको कॉपी पे लिख लो और वहीं से इनको रिवाइज कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो मोलरता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। 2024 में 3 सेट में आया है क्वेश्चन, 3 सेट्स में आया है क्वेश्चन। आप इसकी अहमियत समझो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है मोलरता में। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन होगा इसमें। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। सिंपल तरीके से क्या होगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। अब वही क्वेश्चन आपसे आ जाए कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। तो ऊपर मोलरता है और नीचे मोलरता है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 किलोग्राम विलायक में, इसमें हम विलियन ले रहे हैं और इसमें विलायक ले रहे हैं, इसमें हम विलायक ले रहे हैं। जिन प्यारे भाई बहनों को नहीं पता कि विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है, उनको आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। आपको समझा दूंगा, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को विलियन की, तो क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर क्या होगा, विलय के मोल अपॉन विलायक का भाग, सिंपल तरीके से। अब मैं आपको विलियन, इसमें मोलरता में क्या होता है, विलियन होता है और मोललता में विलायक होता है। अब आपको समझाना चाहूँगा कि विलियन और विलायक क्या होता है। जैसे कि मेरे पास ये मेरे पास पानी है, प्यारे भाई बहन आप लोग देखना, मेरे पास सादा पानी है, पीने लायक पानी है, जैसे कि मैंने पिया, तो ये मेरे पास नॉर्मल पानी है, मैं आपको पी के भी दिखा रहा हूँ। तो ये पानी क्या कहलाएगा, सादा पानी है, इसके अंदर ना तो नमक है ना ही इसके अंदर चीनी है, तो ये पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ये सादा पानी जो है विलायक कहलाएगा। और मेरे पास क्या है, मेरे पास नमक है, तो ये क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और इसको बोलेंगे सॉल्यूट यानी कि विलय। तो जब मैं विलय को विलायक के अंदर, विलायक मतलब पानी, विलायक यानी कि पानी, तो विलायक में जब मैं विलय को डालूंगा, डाल दिया, और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से घोल दूंगा, घोल दिया। देखो अभी इसको कुछ सेकंड्स के बाद अब हम देखेंगे, तो ये चीनी है, जो इसके अंदर नमक डाला है मैंने, जो नमक डाला है मैंने इसके अंदर, वो नमक पूरी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगा। अब नमक इसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा, तो ये विलियन बन जाएगा। अब ये मेरे पास विलियन है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी के बाद इसमें नमक डाल दिया, तो पानी प्लस नमक का मिश्रण विलियन है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बताया कि विलियन क्या होता है, पानी प्लस नमक या पानी प्लस चीनी का शरबत। विलियन का मतलब होता है शरबत, याद रखना, तो उसको बोलते हैं विलियन। इसमें विलियन, मोलरता में विलियन कितना होता है, 1 लीटर होता है, जबकि मोललता में क्या होता है, विलायक। विलायक यानी कि सादा पानी, जब तक उसमें चीनी या नमक नहीं डाला गया हो उसको बोलेंगे विलायक। ठीक है, समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जिम्मेदारी है प्यारे भाई बहनों को दिमाग में बिल्कुल इसी तरीके से समझाना। मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं अपना तीसरा और चौथे नंबर का क्वेश्चन। सच बता रहा हूं, सही में मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो मोस्ट रिपीटेड है और आपके बोर्ड 2026 में बिल्कुल दिखाई देंगे, वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, और मैं पूरी श्रद्धा से पढ़ाऊंगा, जितना मेरा अंदर भी एनर्जी है उस एनर्जी से, पूरी एनर्जी से पढ़ाऊंगा। बस आपको इनको नोट डाउन भी करते चलना है। क्या है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं और इसका सूत्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब साफ साफ है। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पानी है, पानी यानी कि विलायक। मेरे पास ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं, पानी है कि जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मतलब इस विलायक में मेरे पास ये विलायक है और विलायक में मैं क्या डाल रहा हूं, विलेय यानी कि नमक। तो मैं डाल रहा हूं इसमें नमक। सच बता रहा हूँ, मम्मी से छुपा के लेके आया हूँ, अगर पता लगेगा मेरी बहुत पिटाई लगेगी। तो ये नमक है मेरे पास, मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक का मतलब क्या होता है, विलेय। तो नमक यानी कि विलेय डाल दिया मैंने इसमें। अब विलेय डाल के जब इसमें घोल दूंगा मैं, अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, विलियन। तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी विलायक में, विलायक यानी कि पानी में, कोई आवाष्पशील विलेय यानी कि नमक को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको कि उन्नयन का मतलब क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, और अवनमन का मतलब होता है घटना। तो उन्नयन का मतलब बढ़ना, किसका बढ़ना, क्वथनांक का। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथन प्लस अंक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथन प्लस अंक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। जैसे कि मेरे पास पानी है, या फिर मेरे पास अब तो ये बन चुका है विलियन। पहले क्या था, पहले ये विलायक था, मतलब पानी था। जब मेरे पास कोई शुद्ध पानी है और उसको जब मैं उबालूंगा, मेरे पास एक शुद्ध पानी है और मेरे पास एक विलियन है जिसमें नमक घुला हुआ है। अब दोनों को जब मैं उबालूंगा तो हमारे पास जो शुद्ध पानी है वो पहले उबल जाएगा, लेकिन ये बाद में उबलेगा। इसके क्वथन के अंक में वृद्धि हो जाती है। अगर ये जो हमारे पास नॉर्मल पानी 100 डिग्री पर उबलेगा तो ये हमारे पास 120 डिग्री पर उबलेगा, क्योंकि इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई भाई। जब क्वथनांक में वृद्धि हुई मतलब इसको ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट लगेगी, तब ये उबलेगा। तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, इसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गई, तो इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि जब किसी विलायक में, जब किसी पानी में मैं यहां पर नमक डालूंगा यानी कि आवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, उबाल, जब कोई पानी में उबाल आता है ना, उबालने में बहुत देरी लगती है, उसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। सिंपल तरीके से बोलते हैं, यही होता है क्वथनांक उन्नयन। इसका सूत्र याद रखना, क्वथनांक उन्नयन इनकी डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जहां पर डेल्टा टीबी जो है वो होता है क्वथनांक उन्नयन। केबी का मतलब क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी का मतलब क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद डब्ल्यू बी का मतलब होता है विलेय के मोल। एम बी का मतलब होता है विलेय का अणु भार। एम बी का मतलब विलेय का अणु भार। डब्ल्यू ए का मतलब है विलायक का भार। इस तरीके से हमें सब कुछ करना है और आप सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही उतार के आ जाना, पूरे 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे और एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सच बता रहा हूं, मैं इतना एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप मन से पढ़ लोगे ना तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको बिल्कुल 3D में सिखाता कि कैसे क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको यहां पर दिखाता, लाइव प्रूफ दिखाता। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको मैं जानता हूं, मुझे हर एक बच्चे को लेके चलना है, हर एक छोटे भाई बहन को लेके चलना है।
अगर आपको अभी कुछ नहीं आता तो फिर भी मैं आपको 80 से 85% तो दिला के ही रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। अर्ध पारगम्य, अर्ध का मतलब क्या होता है आधी, और पारगम्य का मतलब पार करने वाली। इसी तरीके से याद रखना, अर्ध पारगम्य, पहला हो जाएगा शब्द अर्ध और दूसरा हो जाएगा पारगम्य। तो अर्ध का मतलब क्या होता है आधी, अर्ध का मतलब आधी आधी आधी, पारगम्य का मतलब पार करने वाली, मतलब पूरी पार नहीं कर पा रही है, आधी पार कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेप, एक होता है विलायक और एक होता है विलेप। तो विलायक जो होता है इसमें से पार कर जाता है, लेकिन विलेय पार नहीं कर पाता। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विलायक पार कर जाता है लेकिन विलेय के कण पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विलेय के कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और विलायक के कण छोटे छोटे होते हैं। तो यही मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, यही कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, अर्ध पारगम्य झिल्ली अति सूक्ष्म छिद्रों वाली, मतलब बहुत छोटे छोटे छेदों वाली, अति सूक्ष्म छिद्रों वाली, बहुत ज्यादा छोटे छोटे छेदों वाली परत होती है, एक झिल्ली होती है। ठीक है, जिसमें केवल और केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और ये झिल्ली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है कृत्रिम झिल्ली और दूसरी होती है प्राकृतिक झिल्ली। कृत्रिम झिल्ली जो होती है वो हम आर्टिफिशियल होती है, इसको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड। और वहीं हम देखें प्राकृतिक झिल्ली जो प्रकृति से मिलती है, जैसे कि अंगूर के छिकले में होती है, इस तरीके से। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट कर लो मेरे प्यारे भाई बहन, सच बता रहा हूं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और वन शॉट भी कराऊंगा, जितना मुझसे हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स तक मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा और पूरा 100% पेपर फंसा के दिखाऊंगा। जो मैंने कहा है उसको मैं निभाऊंगा और हाँ, जब पेपर हो जाएगा ना तो आपको बोर्ड पे मिलवाऊंगा भी कि मैंने ये क्वेश्चन कब कराया और कहां कराया। इसीलिए बोल रहा हूं सभी को नोट डाउन कर लो और इन सभी का प्रॉपर रिवीजन करते रहो। तो प्लीज इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे छोटे भाई बहन। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ पांचवा नंबर क्वेश्चन। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन से देख सकते हैं क्या बोल रहा है हमसे कि हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, यानी कि आप लोग हिमांक अवनमन से क्या समझते हो। मैं बिल्कुल आपको क्वथनांक उन्नयन की तरह ही समझाऊंगा। हिमांक अवनमन क्या होता है, बिल्कुल आसान शब्दों में। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब किसी विलायक में, विलायक यानी कि पानी में, विलायक यानी कि पानी में, अवाष्पशील विलेय यानी कि नमक या चीनी, नमक चीनी ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है, कि जब किसी पानी में या विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी विलायक, विलायक यानी कि पानी में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, यानी कि चीनी को या नमक को मिलाया जाता है, तो हिमांक में कमी हो जाती है, उसमें वृद्धि हो रही थी। क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि हो रही थी। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, लेकिन अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। तो इसमें कमी हो रही है और कमी होने को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पानी है, मैं पानी लेता हूं, मेरे पास पानी है, पानी में मैं नमक डाल रहा हूं, मेरे पास पानी है, पानी में मैं क्या कर रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, पानी के अंदर मैं नमक डाल रहा हूँ, मैंने नमक डाल दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर मैंने नमक डाल के घोल दिया। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास विलयन बन चुका है। अब इस विलयन को जब मैं जमाऊंगा तो पहले जितने पे जम रहा था उतने पे नहीं जमेगा, और कम करो, मतलब माइनस में लेके जाओ, ये माइनस में जमेगा जाके, ये मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है कि जितना तापमान चाहिए होगा जमने के लिए उससे कम तापमान करो तभी जमेगा। हिमांक, जो हिमांक होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कोई द्रव जम जाता है, लेकिन उससे कम करो, माइनस में ले जाओ, तब ये जमेगा। ये इसका मतलब है, सिंपल तरीके से याद रखो, यही है। क्या होता है इसमें, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। इसमें सभी सिंबल का मतलब क्या है यहां पर देख लो। डेल्टा TF का मतलब होता है हिमांक अवनमन, KF का मतलब क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक, WB का मतलब क्या होता है, विलेय का भार, MB का मतलब क्या होता है, विलेय का अणु भार, और WA का मतलब होता है विलायक का भार। इस तरीके से हम करेंगे और यही हमारा उत्तर है। और इसको अच्छी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। मैं बढ़ता हूं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 6वें नंबर का और 7वें नंबर का क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं आज 50-50 क्वेश्चन तक कराता अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता। मैं सच बता रहा हूं,
अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आता है तो मैं आपको एक दिन के अंदर 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और सारा उनका सॉल्यूशन भी साथ में ही देता चला जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, बस मदद करके हम लोग सारे लोग एक बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे और उसको जरूर खरीदेंगे। और 1 सितंबर से हमारी वन शॉट सीरीज उसी पर हमें लेनी है। मैं सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। वन शॉट मतलब पूरे दिमाग में 2 महीने में, पूरे 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है? बस विश्वास रखना आप लोग। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। और चित्र भी आपको बना के दिखाऊंगा, चित्र की सहायता से समझाऊंगा क्या होता है इसमें। कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य विभव स्थापित हो जाता है, एक विभव बन जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि मैं आपको चित्र बना के बताता हूं। यानी कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक विलयन है, विलयन भरा हुआ है, ये विलयन मेरे पास एक विलयन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, ये मेरे पास ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का मेरे पास विलयन है। और इसके अंदर जिंक धातु की छड़ डूबी है। और ये इसके अंदर क्या है, जिंक की छड़ डाल दी, कि 2 छड़ मैंने जिंक की डाल दी, ये छड़ 2 डाल दी जिंक की छड़। पहली छड़ ये है मेरे पास, पहली छड़ ये मेरे पास है, पहली छड़ ये है, पहली छड़ ये मेरे पास है ये, और दूसरी छड़ ये है। तो एक हमारी छड़ मैं नेगेटिव मान लेता हूं, ये मेरी नेगेटिव छड़ है, ये मेरे पास पॉजिटिव छड़ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो तापमान होता है, तापमान कितना होगा, तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका जो दाब होगा वो होगा 1 atm, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब दाब इसके अंदर 1 atm होगा, इसके अंदर दाब 1 atm होगा, तापमान 25 डिग्री होगा। और इसका जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर होगी, 1 मोलर सांद्रता होगी, 1 मोलर सांद्रता होगी इसके अंदर, याद रखना। इस तरीके से जो विलयन इसमें धातु और विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है, विभव। तो उस विभव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना है, सेम डेफिनेशन लिखनी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। दोबारा से बता दूं कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है विलयन का, और 1 atm दाब पर 1 मोलर सांद्रता है, इसकी सांद्रता 1 मोलर है, जिसमें जिंक की 2 छड़ें डाल दी जाती हैं, मतलब धातु की कोई छड़ डाल दी जाती है। तो विलयन और धातु के बीच में एक विभव बनता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 गुण लिखिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके 2 गुण क्या हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला गुण है कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, पहला सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, और दूसरा क्या होता है कि तत्वों की क्रियाशीलता की गणना करने में, कि कौन सा तत्व ऊपर है, कौन सा तत्व नीचे है, कौन सा तत्व ऑक्सीकरण करेगा, कौन सा तत्व अपचयन करेगा, इन सभी के बारे में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं, इनको जरूर तैयार करना आप लोग। मैं बढ़ता हूं 8वें और 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 8वां नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, कि मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सिंपल तरीके से याद रखना कि किसी विलयन में, मेरे पास कोई विलयन है, उसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। क्या होता है मेरे पास, कि मेरे पास कोई विलयन है, इस तरीके से ये मेरे पास एक विलयन भरा हुआ है, इसमें हम NaCl मेरे पास क्या होता है, नमक होता है NaCl का 1 मोल डाल देते हैं, 1 मोल डाल देते हैं। तो उस NaCl की जो चालकता होगी उसको बोलेंगे मोलर चालकता। क्या होता है मेरे पास कि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसका सूत्र भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल भी बनता है यहां से। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम होता है मोलर चालकता, कप्पा का मतलब होता है विशिष्ट चालकता, अपॉन एम का मतलब होता है मोलरता। तो इस चीज को भी याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं मेरे छोटे भाई बहन 9 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। तो क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मेरे पास रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, यानी कि मेरे पास अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। क्या हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, dx। dx क्या है, सांद्रता। तो यहां तक यहां जाने में सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और कितने समय में हो रहा है, dt। dt क्या होगा, समय दर। dt का मतलब समय दर, dx का मतलब सांद्रता। इस चीज को याद रखना। तो क्या करोगे आप लोग कि अभिक्रिया का वेग r, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, r बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अभिक्रिया का वेग होता है, यानी कि मेरे पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके घर में चाय बन रही हो, चाय बनती हो, तो चाय बनने में क्या होता है, जब आप उसमें दूध डालते हो, पानी डालते हो, चीनी डालते हो, इस तरीके से चाय बनती है। चाय तुरंत नहीं बन जाती, चाय बनने में समय लगता है। तो क्या होता है कि वहां पर जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बनने में टाइम लगाता है। तो वही होता है कि R जो होता है, R का जो dx का मतलब सांद्रता, मतलब अभिक्रिया का वेग वो होगा जब उसमें सांद्रता परिवर्तन होगी समय दर के साथ। मतलब कुछ समय बाद उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाएगी, उसको बोलेंगे अभिक्रिया का वेग, मतलब इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 8वें नंबर और 9वें नंबर का क्वेश्चन, इसको आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट कर लो। मैं बढ़ता हूं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10वें नंबर का और 11वें नंबर का क्वेश्चन। मार्क, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि हो या अभिक्रिया की आणविकता हो, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के घातों का योग, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सिंपल तरीके से, जैसे कि मेरे पास कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स C। मेरे पास कोई अभिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक हैं जिससे C उत्पाद बन रहा है। तो ये दो अभिकारक हैं जिससे C उत्पाद बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पर मेरे पास अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकालेंगे कि R समानुपाती जो होगा वो एक्टिव मास ऑफ A के होगा और एक्टिव मास ऑफ B के होगा। मतलब अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, A अभिकारक B अभिकारक, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर A और बड़े ब्रैकेट के अंदर B। तो इसकी जैसे मैं घात मान लूँ, इसकी घात x है, इसकी घात x है और इसकी घात y है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि बराबर क्या लिखेंगे, कोटि क्या होगी, कोटि बराबर क्या होगा, कोटि बराबर होगा x + y। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि अभिक्रिया की आणविकता के ऊपर, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब मेरे पास जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे, जैसे कि A + B गिव्स C, A और B दो, इसमें कितने अभिकारक, दो अभिकारक है, दो अभिकारक के अणु हैं, तो इसकी आणविकता 2 होगी। इसी तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच में बहुत आगे पढ़ाना चाहता था, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराना चाहता था, लेकिन बात यह कि मेरी मम्मी रक्षाबंधन को मामा के यहाँ चली गई हैं और सुबह से कुछ भी नहीं बना है। मैं आपको 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल बिस्किट का पैकेट खाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। खाना नहीं बना अभी तक, मैं बिस्किट का पैकेट खा के पढ़ा रहा हूँ। मम्मी जब आएंगी तब खाना बनेगा, तब मैं खाऊंगा और आगे आपको पढ़ाऊँगा। प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे साथ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।